ग्रेविटेशन के दूसरे पार्ट में आज हम बात करेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन की। केप्लर्स जोहानस केप्लर जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने प्लैनेट के मोशन के बारे में 3 लॉ दिए जो कि केप्लर्स लॉ ऑफ मोशंस के नाम से प्रसिद्ध है। नाउ लेट अस स्टडी। इन फर्स्ट लॉ ही स्टेट दैट एवरी प्लैनेट revolves around the sun on an elliptical path। इससे पहले लोगों का ये विश्वास था कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे पहले लॉ में ये दिया कि सन जो है एक इलेप्टिकल पाथ के एक फोकस पर मौजूद रहता है और उसके चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ पे प्लैनेट मोशन करते हैं। इलिप्टिकल पाथ के या एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन मौजूद होता है। ओके। सेकेंड लॉ में उन्होंने ये दिया कि जो सन और प्लैनेट को जॉइन करने वाली लाइन है, जो रेडियस वेक्टर है सन को प्लैनेट से कनेक्ट करने वाली या सन से प्लैनेट को जॉइन करने वाली लाइन, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करती है। ठीक है। मीन्स अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखा जाए तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया जो स्वैप होगा उस लाइन रेडियस वेक्टर के द्वारा वो इक्वल होगा। इसको ये एरिया के बारे में है, इसलिए इसको लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। लाइक इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो सन से प्लैनेट, यहाँ प्लैनेट डॉट से दिखाया गया है और डार्क बड़ा सा सन लिखा है इस पर। सन से प्लैनेट को जो जॉइन करने लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करती है। जो आपको ये नीला पीला लाल जो दिख रहा है ना, आपको ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर की गई एरियाज हैं और ये इक्वल होती हैं, राइट। इन थर्ड लॉ उन्होंने बताया टाइम पीरियड के बारे में। अगर मान लीजिए टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड जब कोई एक प्लैनेट एक पोजीशन से स्टार्ट करे रिवॉल्व करना और वापस उसी पॉइंट पे वापस रिवॉल्व करके आ जाए, तो उसमें जितना टाइम लगता है वो एक रिवॉल्यूशन का टाइम होता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। अब इस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है उसके जो मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, अगर रेडियस आर लिया जाए, सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस आर लिया जाए तो उस आर के क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन of the planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical path। ओके। इस नियम से इसे ये समझ में आता है कि जो प्लैनेट सन के जितना पास होगा उसकी स्पीड उतनी ही मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी, और जो जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ही, मीन्स अगर एक ऐसी और हॉरिजॉन्टल स्पीड दें सेटेलाइट को या फिर उससे उतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि अर्थ के सरफेस को, ठीक है, अर्थ के सरफेस को छोड़कर किसी ऑर्बिट्स में मोशन करना, सर्कुलर पाथ में मोशन करना शुरू कर दे, तो उस ऑर्बिट्स में जिस स्पीड से मोशन करेगा उसको ऑर्बिटल स्पीड बोलेंगे। उसको हम कभी कभी क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, उसको BC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर अर्थ के मास को हम m से रिप्रेजेंट करें, रेडियस को r से रिप्रेजेंट करें, और जिस सैटेलाइट का हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस सैटेलाइट का मास हम स्मॉल m लें और अर्थ सरफेस से वो उसकी हाइट जो है h लें, तो उसकी अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी ली जाएगी, स्मॉल r इक्वल टू r प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच, वेयर द r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सैटेलाइट। ओके। और BC को क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हम इसका डेरिवेशन या फिर इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं जो इस प्रकार होगा। जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी है, अब जैसे कोई भी प्लैनेट के अराउंड कोई भी सैटेलाइट मोशन कर रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा जो कि सेंटर की तरफ होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। जैसे मान लीजिए mvc² है अपन r है, ये तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा gmm/r²। यहाँ से m को कैंसिल कर देंगे
और VC² इक्वल टू GM/R मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो डायग्राम में दिख रहा है GM/R, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। वैसे ये VC² इक्वल टू GM/R मिलेगा और उसका जब VC की वैल्यू निकालेंगे या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे वो स्क्वायर रूट में GM/R होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट किस किस बातों पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है या सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया गया है जिस प्लैनेट से, उस प्लैनेट का मास पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और वो कितनी हाइट पर है। क्योंकि ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर एक्चुअली में क्या है, कैपिटल R प्लस एच, और कैपिटल R रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, एच उसकी हाइट है। तो वहाँ से आर, कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है, एच उसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है और मास पे तो ऑब्वियसली कर ही रहा है। यहाँ पे खास बात नोट करने वाली बात है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो स्मॉल m पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब उस सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहे कोई बड़ा बॉडी हो या छोटा बॉडी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी उस प्लैनेट के लिए सेम डिस्टेंस पर उतना ही रहेगा। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। उसको क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर हम स्मॉल g के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। h हाइट पर अगर स्मॉल g की वैल्यू देखें तो GM/R प्लस एच होता है, R प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से GM की वैल्यू हम निकाल सकते हैं GH/R प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जब हम वहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में, क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वेशन में, तो ये हमारा मिल जाएगा स्क्वायर रूट में GH/R प्लस एच ब्रैकेट में। ठीक है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी आप न्यूमेरिकल। टाइम पीरियड सैटेलाइट का मतलब क्या है, जो जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है उस स्पीड से जितने टाइम में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा उसको बोलेंगे पीरियोडिक टाइम या फिर टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम पीरियड बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड इट्स पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड। वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम पीरियड को हम अगर मान लीजिए कि आप कैपिटल T ले रहे हैं, ये मास यहाँ पर अर्थ का m लिया है, r इज द रेडियस कैपिटल R, m इज द स्मॉल m स्मॉल इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, h इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, एंड r इज द स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सैटेलाइट, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच। ठीक है, एंड VC इज द क्रिटिकल वेलोसिटी और द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो वी कैन कैलकुलेट, वी नो दैट कि जैसे जो भी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है बॉडी, तो VC इक्वल टू 2πr/T होता है। 2πr/T, यहाँ से जो T की वैल्यू निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 2πr/VC, और VC की वैल्यू दे रखा है हमारा GM/R, ये फिर हम जानते हैं, पिछले ड्राइव करके आ रहा है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे VC की और सॉल्व कर लेंगे, तो हमें इस तरीके से मिलेगा स्क्वायर रूट में GM/R इक्वल टू 2πr/T। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपका इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, GM/R मिलेगा, इधर आपका 4π²R²/T² हो जाएगा। तो T² की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 4π²R³ यहाँ से आप T की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाल के कर सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे दूसरी तरफ तो या 4 का तो 2 बाहर हो जाएगा, π² का पाई बाहर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर R³/GM आ जाएगा। वही हम स्मॉल r की वैल्यू चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या, R प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच का, R कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और एच इज़ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ओके, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, 2π² में R प्लस एच का होल³ राइट बेटे। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लैनेट पे, जैसे कि क्रिटिकल वेलोसिटी कर रहा था या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कर रहा था, और उसके बाद करता है वो रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट की प्लैनेट सरफेस से जो भी हाइट ली गई h, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है बेटे,
आगे हमको पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या होता है, व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी सेटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से या ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से रिमूव करने के लिए ज़रूरत होती है। मीन्स जितनी एनर्जी उसको बांधे रखती है उतनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। अगर उतनी एनर्जी हम उसको दे दें तो वो इस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को छोड़ के चला जाएगा। और ये रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट के पास दो तरीके की एनर्जी होती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो मोशन में होता है, और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इंडिविजुअली हम काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को भी कैलकुलेट करेंगे, और फिर दोनों का सम करेंगे, वो हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी। और अगर उतने ही अगर एनर्जी उसको दे दिया जाए तो वो उसको निकल के चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो भी एनर्जी उसके मोशन की वजह से उसमें पोजेस्ट होगी उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अगर उसका मास m लिया है स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी ली है ऑर्बिटल वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। और v की तो वैल्यू आप लोग जानते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आप जानते हैं, वहाँ से उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। और एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इस पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप भी जानते हैं कि जैसे किसी हाइट पर h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh के बराबर। ओके, तो इसको दोनों को एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्रिटिकल वेलोसिटी दे रखा है gm/r, तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 gm/r हो जाएगा। कैसे, आप bc² करेंगे, bc² की वैल्यू पुट करिए तो gm/r लिखा जाएगा, और इसमें 1/2 m bc² में वैल्यू पुट करने पर 1/2 gm/r हो जाएगा। सामने क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं। इसमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट क्या होता है, इसमें मैंने बताया आपको ये जो ग्रेविटेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल लिया है, और पोटेंशियल एनर्जी और निकाल लें। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना है, -gm/r। ये पोटेंशियल होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके मास का, सेटेलाइट के मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल -gm/r है, तो उसमें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में इसका मल्टीप्लाई कर दें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल में अगर मास का मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी आपको gmm/r। ओके बच्चों, अब इस दोनों एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिला है आपको, इस काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर मिला है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, इन दोनों का जो सम करेंगे वो हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी सेटेलाइट की। तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 gmm/r प्लस माइनस का gmm/r। इसको सॉल्व करने पर -gmm/2r हो जाएगा। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि सेटेलाइट को बाउंड करता है अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब इतनी एनर्जी अगर पॉजिटिव में दे दिया जाए तो वो अर्थ को, सरफेस को, या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को या इन्फ्लुएंस को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, फाइनली हम एक कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि अगर टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द टोटल एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड to the body, and this is called the binding energy of the satellite, and that is gmm/2r. okay, r equal to r plus h, small r equal to capital R plus h. ठीक है, तो you can calculate this gmm/2r. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेटलेसनेस इन द सेटेलाइट। तो वेटलेसनेस क्या होता है बेटा, वेटलेसनेस तो समझिए पहले। वेट हम कैसे फील कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द रिएक्शनरी फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस। हमने किसी बॉडी को किस सरफेस पर रखा, अब उस सरफेस के द्वारा जितना रिएक्शनरी फोर्स उसको मिलेगा, वो रिएक्शनरी फोर्स उसके मास पे डिपेंड करेगा, उसके वेट के बराबर होता है। अब वो जितना एग्जर्ट करेगा नीचे की ओर फोर्स, उतना ही उस पर सरफेस ऊपर की ओर रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा। अब रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा तो वही वेट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई पर्सन है जो कि फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है, और वो सरफेस पर नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करता है, तो फ्लोर भी उसको ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देता है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसी पर्सन पे जो काम करता है वो वेट की तरह काम करता है।
तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पर्सन, ठीक है। द पर्सन हैज़ फीलिंग ऑफ द वेट ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब किसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही जीरो हो जाए, मतलब ये रिएक्शन फोर्स काम ही ना करे, हालांकि ग्रेविटी काम करे लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम ना करे। सेटेलाइट में ऐसा होता है कि उस पर जो सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम नहीं करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द सेटेलाइट एज वेल एज ऑन द पर्सन। तो उसमें वो वेटलेसनेस की कंडीशन को फील करता है। जैसे वेटलेसनेस इन द सेटेलाइट, कंसिडर एक एस्ट्रोनॉट है जो कि मास m का है, सेटेलाइट में इज मूविंग विद द अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देयर इज एन सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सेटेलाइट एंड एस्ट्रोनॉट, दोनों के दोनों पर लगेगा, दस बोथ आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ with the same acceleration due to the earth gravitational force. So the astronaut is not able to exert a force on the surface okay, तो astronaut जो होता है is not able to exert a force on the floor of the satellite, that's why the satellite cannot exert a normal reaction force on the astronaut. दिस कॉजेज द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है। तो वेटलेसनेस को फील करने का ये कारण है। वी मस्ट रिमेंबर दैट द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट डज नॉट बिकम जीरो, वहाँ पर जाकर उसका मास जीरो नहीं होता है, बस उसका वेट लूज हो जाता है, वेट लॉस कर लेता है। तो वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि उस पर रिएक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो कंडीशन ऑफ वेटलेस इज ऑल्सो नोन एज द जीरो ग्रेविटी कंडीशन, ठीक है। इनकरेक्टली लिखा इसलिए है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर ग्रेविटी जीरो हो गई, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ग्रेविटी वहाँ पर है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ग्रेविटी है लेकिन उसको ग्रेविटी फील नहीं हो रही है, दैट इज़ द सेंस ऑफ दिस लाइन, ओके। नाउ इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे पहुँचते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जैसे दैट इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सेटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट क्या होता है बेटे? जैसे किसी भी पार्टिकल को या किसी भी सैटेलाइट को एक ऐसी वेलोसिटी दे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को छोड़कर वो चला जाए हमेशा के लिए, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, राइट। देखिए, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट निकालने के तरीके मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए, कंसिडर करिए कि एक सेटेलाइट है जो कि स्मॉल एम मास का है, स्टेशनरी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस पर है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी GMM/r है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो एस्केप करने के लिए इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो एनर्जी इसके पास है। अब देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट कितनी है, कितना देना पड़ेगा आपको? GMM/r। तो मान लीजिए कि एक वेलोसिटी दी जा रही है, जैसे ½ mv/c² इक्वल टू GMM/r। तो यहाँ से ये अगर वेलोसिटी की बात करें, मतलब एस्केप वेलोसिटी मान लीजिए कि इसको रिलीज करना है, रिलीज करने के लिए वेलोसिटी e मान लीजिए, तो 1/2 mv/e² और GMM/r है। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और e जो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 2gm/r के बराबर होगा। तो ये वेलोसिटी अगर दी जाती है तो वो एस्केप कर जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये सामने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द रेडियस r एंड द मीन डेंसिटी ऑफ द रो, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विद एल्टीट्यूड। तो g जो है किस तरीके से डिफ़र करता है अर्थ सरफेस पर, अर्थ के अबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस, ये किस तरीके से करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम स्मॉल g को समझ लेते हैं क्या है। स्मॉल g एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी है, और अब जानते हैं किसी अगर अर्थ के सरफेस पे कोई स्मॉल m की बॉडी रखी है, स्मॉल m मास की, और कैपिटल M मास उसका अर्थ का मास है, तो उस पे जो वेट काम करेगा स्मॉल mg, दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स GMM/r²। स्मॉल m से हम कैंसिल कर देंगे, वो तो स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी GM/r²। ये तो आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए,
हम जब बात करते हैं कि अगर किसी एल्टीट्यूड मतलब कि हम किसी हाइट पर जाएं, एच हाइट पर, तो वहाँ पर देखते हैं कितना क्या चेंज आता है। तो जैसे मान लीजिए कि एच हाइट पर हम चले गए हैं और एच हाइट पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंजेस क्या हैं। तो जैसे ही आप mgh वहाँ पर अपना वेट देखेंगे, वो कितने ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर जो एक्ट कर रहा होगा उसके बराबर होगा, दैट इज GMM अपॉन आर प्लस एच। क्योंकि आर इसलिए लिया है क्योंकि वो रेडियस तो पूरा लेना ही है, और एच हाइट ले लिया आपने एच हाइट पर पहुँचने की वजह से, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, GH इक्वल टू GM अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ से, तो GH की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इक्वेशन 1 जो यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखा है, इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में अगर डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन 2 का, तो यहाँ पर GH की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल g आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर G देखेंगे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है। इस जो मास है ऑब्जेक्ट का, उसकी मास से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी मास की बॉडी ले जाइए तो उसके जी में चेंजेस, उसके लिए जो जी का चेंजेस है वो सेम होगा, ठीक है बेटे। तो जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ब्रैकेट में आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट, अगर जैसे ही अगर आप यहाँ पर आर को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन ले लें बाहर, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो एक रिलेशन मिल जाएगा जिससे वो क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आप एच को इंक्रीज करेंगे तो ये जो हाइट जी जो होगी एच हाइट पर, वो वैल्यू डिक्रीजेस होगी। इस रिलेशन से आप देखिए एच की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको जी एच की वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। द ग्रेविटी डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस, राइट। तो इसको और देखते हैं, जैसे कि एल्टीट्यूड के साथ ये लिखा है जी एच अपॉन जी की वैल्यू आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नीचे से, और जी एच जो अपॉन जी की वैल्यू जो आ जाएगी 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2। इसको और सही तरीके से लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1 - 2h अपॉन आर। इसमें क्या किया, -2 पावर के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन कर दिया है, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे, जैसे 1 + x की पावर n के लिए उसको बायनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 - nx n प्लस डॉट डॉट डॉट, उसमें एक्सपेंशन करते हैं वो लोग, ठीक है। सिंस द हायर पावर ऑफ द h अपॉन आर इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। सिंस द हायर पावर, अगर उसके बड़े पावर जो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये रिलेशन हमारा जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1 - 2h अपॉन आर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब वेरिएशन ऑफ द जी ड्यू टू द डेप्थ के साथ कैसे रिलेशन निकालेंगे। पहले तो स्मॉल जी की वैल्यू आपको मालूम है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कंसिडर करिए, जैसे मान लीजिए कि उसका अर्थ का जो डेंसिटी है रो है, तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू हम डिस्प्लेस कर सकते हैं इन द रिस्पेक्ट टू द रो, ठीक है। अब यहाँ से रो की वैल्यू जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो पहले अगर आर कैपिटल आर रेडियस है तो उसका 4/3 पाई आर क्यू से उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर उसके बाद मास की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, रो में वैल्यू में कैपिटल आर का जो डिवाइड कर देंगे, स्मॉल जी की वैल्यू जो थी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट आर स्क्वायर से आर क्यू को कैंसिल कर देंगे तो 4/3 पाई आर रो जी आ जाएगा। ये जी की वैल्यू आ गई अर्थ सरफेस पर। अब एच हाइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि एच हाइट पर क्या होगा, सॉरी एच हाइट पर नहीं, डी डिस्टेंस नीचे चले जाए, अर्थ सरफेस से नीचे चले जाएँ तो कितना होगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा सेंटर से वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस डी, क्योंकि कैपिटल आर तो सरफेस तक है और सरफेस के अंदर जा रहे हैं डी डिस्टेंस तक, तो जो पॉइंट होगी सेंटर से उसकी आर माइनस डी डिस्टेंस हो जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि जैसे अगर अर्थ सरफेस पर होगा ऑब्जेक्ट तो उस पर मास, पूरा अर्थ का पूरा मास उस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन जब से आर माइनस डी डिस्टेंस नीचे चला जाए या फिर डी डिस्टेंस नीचे चला जाए तो आर माइनस डी का जो रेडियस वाला जो स्फीयर बनेगा अर्थ का, वो उस पर फोर्स लगाएगा।
तो उसके लिए कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे कि अगर डी डिस्टेंस नीचे लगा तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एम डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे आप देखिए एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी तो सेम रहेगी थ्रू आउट द अर्थ एवरीवेयर। तो 4/3 आर माइनस डी, ये रेडियस की जगह आपने इस्तेमाल कर लिया, और रो डेंसिटी उतना ही है। ठीक है, तो जी डी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, जी डी की वैल्यू ये लिख चुके हैं आप, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एम डैश की वैल्यू, और वो हो जाएगा जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब रो अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेट कर लें, सॉल्व कर लें, तो आपको मिल जाएगा आर माइनस डी के होल क्यूब में आर माइनस डी का होल स्क्वायर का डिवाइड करने पर आपको आर माइनस डी बचेगा, और यहाँ मिलेगा जी डी इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर माइनस डी का मल्टीप्लाई में रो। ठीक है, अब इसका कंपेयर कर देंगे, ये जी डी है डेप्थ डी पर, और ये जो है नॉर्मल आपका जी सरफेस पर। तो इनका दोनों का अगर कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन 1 का इस इक्वेशन 2 के साथ, तो हम ये प्राप्त करेंगे जी डी अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर। यहाँ से 1 माइनस डी अपॉन आर, आर का हमने डिवाइड कर दिया दोनों में, तो जी डी इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, डेप्थ के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो डेप्थ, जैसे ही आप ज़्यादा ही डेप्थ नीचे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ नीचे जाते हैं, तो ये वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन से आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा, 1 में से जितना ही वैल्यू घटाएंगे जी डी अपॉन आर, जितनी वैल्यू बड़ी होगी, डी जितना बड़ा होगा तो डी अपॉन आर उतना ही बड़ा होगा, और उतना बड़ा 1 में से घटाएंगे तो उतना ही छोटी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है बेटे, तो अब देखो एट द सेंटर की बात करें तो सेंटर पे ये डी और आर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और सेंटर पे डी और आर दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। ठीक है, सो इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन टू द सेंटर ऑफ अर्थ देन इट्स वेट विल बी इक्वल टू द 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा, बट इट्स मास विल नॉट बिकम 0, तो इसका मास 0 नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इतना तो हमने इसमें पढ़ लिया है। अब इसमें अगर कोई डाउट हो तो हम लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे और उसमें पूछ लेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।